उससे पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि जो तीनों पेंशन स्कीम्स हैं, ओपीएस, उसके बाद एनपीएस और अब यूपीएस, इनमें क्या फर्क है आपस में। यूपीएस में आने के बाद क्या बदलेगा। सरकार ने जिस नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया है, वो यूपीएस आखिर मौजूदा एनपीएस से कैसे अलग है, 2004 से पहले वाले ओल्ड पेंशन स्कीम से कैसे अलग है, इसकी तुलना आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो है आपको पेंशन की गारंटी की। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसका सरकार ने अभी ऐलान किया है, उसके तहत कम से कम 50% पेंशन की गारंटी दी गई है। लेकिन ये 50% क्या होगा, आप रिटायर होने से पहले पिछले 12 महीने में जितना आपको सैलरी मिली है, उस सैलरी के बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा और उसका 50% लिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि 25 साल की नौकरी कम से कम होनी चाहिए। एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी थी ही नहीं। अब ओपीएस में क्या था, मामला अलग था। ओपीएस में आपको पेंशन जो मिलता था वो बेसिक और डीए का दोनों मिला करके, यानी जिस दिन आप रिटायर कर रहे हैं उसके पिछले महीने में आपने जितनी भी सैलरी पाई हो, बेसिक और डीए मिला करके, तो उसका 50% आपको पेंशन मिलता। लेकिन ये 50% मिनिमम नहीं होता, ना तो मैक्सिमम होता, 50% फिक्स होता। ध्यान दीजिए, यूपीएस में मिनिमम 50% की बात की गई है। दूसरा, यूपीएस में जहां कम से कम 25 साल की नौकरी की बात की गई है, ओपीएस में वहां कम से कम 20 साल की नौकरी की बात की गई है। चलिए दूसरा अंतर देखते हैं आपको, वो है कंट्रीब्यूशन को लेकर के। ये काफी विवादास्पद मुद्दा रहा है। तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा करके, जो पहले 14% था एनपीएस में, बढ़ा करके 18.5% कर दिया है। कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में भी 10% था, अभी भी नई स्कीम में 10% रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और एक बात, हाँ, हर 3 साल बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी, क्या कंट्रीब्यूशन सरकार को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। घटाने की बात तो नहीं होगी, ना तो कर्मचारी कंट्रीब्यूशन का बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय देता ही नहीं था, सिर्फ सरकार को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था। अब आइए मिनिमम पेंशन। यूपीएस के तहत कम से कम 10,000 मिनिमम पेंशन की गारंटी थी, ओपीएस के तहत 9,000 की गारंटी थी। यूपीएस के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी की जरूरत है, इसमें भी 10 साल नौकरी की जरूरत है ओपीएस के तहत मिनिमम पेंशन के लिए। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। अब आइए वो है फैमिली पेंशन। पेंशन धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस पर आश्रित कोई होते हैं तो उनको फैमिली पेंशन मिलता है। तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही प्रावधान यूपीएस में कर दिया गया है, यानी आखिरी पेंशन का 60% मिलेगा। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं, यानी यूपीएस में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जो कि यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर का है। आगे आइए, वो है आपको एक मुश्त रकम। जी हाँ, जब कोई रिटायर करता है सरकारी कर्मचारी तो उसको एक मुश्त रकम मिलती है। और रकम कितनी मिलेगी, वो एनपीएस के तहत तो कुछ प्रावधान था ही नहीं, लेकिन यूपीएस के तहत प्रावधान किया गया। वो है कि आपकी जो मासिक सैलरी होगी, हर 6 महीने की नौकरी के आधार पर, हर 6 महीने की नौकरी पर 1 महीने की सैलरी का 1/10 यानी 10वां हिस्सा आपको मिलेगा। ग्रेच्युटी भी मिलेगी, मिनिमम पेंशन की गारंटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत क्या था कि एम्प्लॉय ने अपने नौकरी के दौरान जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है उसका 100% आपको मिल जाएगा। रिटायरमेंट करते ही पूरा कंट्रीब्यूशन आपको वापस कर दिया जाएगा ब्याज समेत, और ग्रेच्युटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो 40% तक पेंशन ले सकते हैं, ये भी खासियत थी। तो ओपीएस के तहत एक मुश्त रकम का प्रावधान ये था और यूपीएस के तहत प्रावधान ये है, दोनों में अंतर है। अब आइए अगला मुद्दा देखते हैं, वह है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता ओपीएस के तहत पहले डेलियंस रिलीफ मिलता था, एनपीएस के तहत नहीं था। अब नई स्कीम में सरकार ने इसको वापस से जोड़ दिया है। अब चलिए, अब है दूसरा मुद्दा आपको है खासतौर से वीआरएस को लेकर के। बहुत सारे लोग वीआरएस भी लेते हैं, तो वीआरएस में 60 साल की उम्र में पेंशन मिलेगा। वीआरएस ले लीजिए, लेकिन जैसे आपकी उम्र 60 साल की होगी, नई स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ओपीएस के तहत क्या था कि वीआरएस लेते हैं तो 20 साल की नौकरी है आपकी, तो बेसिक प्लस डीए का 50% आपको पेंशन शुरू हो जाएगा। तो दोनों में वीआरएस लेने में फर्क है। अब आइए कि यूपीएस लागू किन पर होगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हम पर लागू हुआ, कि हम पे लागू हुआ। तो बता दूं कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उन पर लागू होगा, बशर्ते कि उनकी सरकार ये फैसला लेती है। तो सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, और निजी कर्मचारी, हम जैसे निजी कर्मचारी, उन पर भी ये लागू नहीं होगा। बिल्कुल साफ साफ सुन लीजिए। और एक और बात, जो नई स्कीम है उसकी कुछ खासियत है। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। जो लोग एनपीएस को चुन चुके हैं वो भी चाहे तो नई स्कीम में शामिल हो सकते हैं। जो लोग एनपीएस के तहत 2004 के बाद रिटायर हो चुके हैं वो भी चाहे तो नई स्कीम को चुन सकते हैं। ऐसी सूरत में उनको सरकार ब्याज के साथ एरियर का भुगतान करेगी। तो ये पूरा है आपको पेंशन का पेज जो आपको सुलझा दिया है मैंने। मुझे लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है शिव गोपाल जी, कोई ऐसा पॉइंट जो, देखिए बहुत सारी चीजें हो गई हैं लेकिन फिर भी ये एग्जैक्टली ओपीएस तो नहीं है, कोई ऐसे पॉइंट जो आपके थे लेकिन वो नहीं आ पाए हैं, आगे कभी उम्मीद या आ जाते तो बेहतर होते? देखिए, अभी कोहली साहब ने जो बात बताई विपिन जी, उसके हिसाब से ये तो निश्चित है कि ये ओपीएस नहीं है, लेकिन ये एनपीएस भी नहीं है। एनपीएस बहुत नोटोरियस थी और वो नो पेंशन स्कीम थी। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने
इस बात का ध्यान दिया। इसमें जो 10% रिटर्न आने वाला मामला है वो थोड़ा सा इसमें पूरा नहीं मिल पाएगा। लेकिन आज सरकार ने 1/10 की बात की है। ये आने वाले समय में इसमें इम्प्रूवमेंट भी होगा कि इसको 1/10 के बजाय 1/20 करेंगे, 1/30 करेंगे। तो ये जो लमसम अमाउंट है ये ये निगोशिएबल है। इस पर आगे भी जो है वो कुछ होता जाएगा। और दूसरी एक जो सबसे बड़ा फायदा इसमें ये है कि मान लीजिए मार्केट कभी बढ़ी जाए और उसकी जो भी एन्युटी वैल्यू बढ़ेगी वो सरकार नहीं लेगी, वो कर्मचारी के ही खाते में जाएगी। तो ये जो एक तरीके से विन विन सिचुएशन है। मैं आपको बताऊं कि 90% जो ओपीएस के लाभ हैं वो इस यूपीएस में आ गए हैं, 10% बचे हैं। अब कुछ भी संतोषी लोग हैं वो हमेशा यही कहते रहेंगे कि ये अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, तो उनके लिए ये गर्दन भी काट के दे दो तो कहेंगे यार काटी तो है, तिरछी काटी है। तो ये उनके लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो जी। वास्तव में बेनिफिशरीज हैं वो इससे खुश हैं। सरकार ने जो योजना लागू की है वो मैं समझता हूं कि देश के लिए भी अच्छी है और जी हमारे पेंशनर्स के लिए भी अच्छी है। लगा कि ये एनपीएस तो कहीं था ही नहीं, ये ओपीएस वर्सेस यूपीएस ही है, क्योंकि एनपीएस के ज्यादातर कॉलम में 0 0 नील पहले नहीं था। तो डिमांड भी क्या थी? डिमांड यही थी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो ज़्यादा बेहतर है, आप नहीं न्यू पेंशन स्कीम क्यों लाए। बहुत सारे राज्यों में इसके कुछ पॉलिटिकल फॉलआउट भी थे जहां ओल्ड पेंशन स्कीम्स फिर से लागू की गई थी, लेकिन अब सरकार ने लगभग उतनी ही अट्रैक्टिव यूपीएस ला के रखी है। फिर भी क्या अंतर है, क्या इसको कैसे समझें, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी बातचीत हम करेंगे। तो कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली साहब, जो हमारे टैक्स गुरु भी हैं, और स्टाफ एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबका स्वागत है। शरद जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। बेसिक सवाल यही, वैसे तो लक्ष्मण जी ने काफी डिटेल में उसको सिलसिलेवार समझाया, लेकिन मैं आपका गणित जानना चाहता हूं कि जो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, क्या ये एनपीएस और ओपीएस के मुकाबले ज्यादा बेहतर साउंड कर रही है? नमस्कार विपिन और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, अगर ओपीएस की आप बात करेंगे तो ओपीएस में और यूपीएस में सबसे बड़ा फर्क जो है वो कंट्रीब्यूशन का इस समय दिख रहा है। 50% बेसिक का वो मिल रहा है जो पहले रिटायर्ड लोगों को मिलता था। ओपीएस के अंतर्गत 2004 के बाद लोगों को फिर देखने मिला। जो सबसे बड़ा फर्क है वो है कंट्रीब्यूशन का। जो ओपीएस थी उसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। सरकार की तरफ से एक तरह से आपको लाइफ लॉन्ग गिफ्ट होती थी। आपके जाने के बाद फैमिली पेंशन मिला करती थी। फैमिली के लोगों को 60% आजीवन मिला करती थी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो इस समय संसार में नहीं है, जिनके परिवारों को मैं जानता हूं, और उनको आज भी वो पेंशन आती है। उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, पर उसमें कहीं भी एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। अब आप जानते हैं कि एनपीएस जब आया, बहुत हल्ला मचा। एक अंग्रेजी में कहावत है, गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। तो हम आपने जिक्र भी किया, हमने हिमाचल का इलेक्शन जब आया था इसके बारे में काफी चर्चा सुनी और मुद्दा गर्माता गया और सरकार के ऊपर थोड़ा सा ये प्रेशर था। जो सरकारी एम्प्लॉइज थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ ये नाइंसाफी है, क्योंकि सरकारी नौकरी जब कोई व्यक्ति लेता है विपिन, तो वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है कि उसके पास पेंशन होनी चाहिए। तो एनपीएस जब आया तो लोगों ने ये कहा कि ये तो हमारे ही पैसे, एक तरह से हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन्वेस्टमेंट तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें। और मुझे लगता है सीएनबीसी आवाज से बेहतर कोई चैनल नहीं होगा बताने के लिए कि इन्वेस्ट करके आपको कितना रिटर्न आएगा, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट करें। तो लोगों का ये कहना था सरकारी एम्प्लॉयज का कि ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है, इसमें पेंशन क्या है। हालांकि सरकार का कंट्रीब्यूशन उसमें भी 10% था, पर अश्योरेंस नहीं थी। तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा फर्क जो आया है विपिन, वो अश्योरेंस में आया कि अब आपको 50% गारंटीड, अगर आपकी 25 साल से ऊपर की सर्विस हो गई है तो आपको अपने बेसिक औसतन 12 महीने की औसतन 50% आपको मिलेगी ही मिलेगी, और फैमिली पेंशन 60% मिलेगी ही मिलेगी। एक जो फर्क आया है सिर्फ इस 50% को कैलकुलेट करने का है, क्योंकि पहले बेसिक प्लस डीए मिला के कैलकुलेट किया जाता था। अब ये खाली बेसिक पे किया जाएगा। पर जो लोग अगर इसको कंटेस्ट करते हैं कि भाई आपने खाली बेसिक पे करने से हमारी जो 50% पेंशन है वो ओपीएस के मुकाबले कम हो जाएगी, उनके लिए जवाब यह है कि अगर आपकी 25 साल की सर्विस हो चुकी है तो डियरनेस अलाउंस क्या होता है, हम सब जानते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं उसको हिंदी में। मतलब आपको जो महंगाई साल ब साल बढ़ती है, इन्फ्लेशन होती है, उसका आपको कॉम्पनसेशन दिया जाता है। तो यहाँ भी 25 साल से ऊपर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करी जाएगी। तो इसलिए डियरनेस अलाउंस जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं है, उन लोगों के लिए भी राहत है कि चलिए डियरनेस अलाउंस भले ही नहीं है, पर आपको जो इन्फ्लेशन का जो भी रेट होगा, इन्फ्लेशन हमें सब पता है ऊपर नीचे जाती रहती है। आजकल सीपीआई देखें हम 3.5% के करीब है। एक जमाना था 2-3 साल पहले 8%, 7-7.5% तक चढ़ गई थी। तो अगर ऐसे हालात आते हैं
तो मुझे लग रहा है उनको कोई नाराजगी नहीं होगी। तो मेन फर्क जो मैं विपिन मानता हूँ, वो मानता हूँ कि 18.5% जो सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन अब कर दिया है। और मैं आपको आंकड़ों के लिहाज से बताऊं तो मेरे अनुमान के हिसाब से, कल मेरी डीएफएस के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि 6,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक का लोड सरकार के ऊपर पड़ेगा। और ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करेगा, जैसा कि अभी लक्ष्मण ने भी बताया कि समय समय पर इसको 3 साल बाद इसका रिव्यू होगा और जरूरी नहीं कि हम यहीं पर ठहरे रहें, पर इतना जरूर है कि 50% जरूर रहेगी। तो जो फर्क को अगर लोग इसको समझना चाहते हैं, जो सरकारी एम्प्लॉइज है, 23 लाख सरकारी एम्प्लॉइज इसके बेनिफिशियरीज बनेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी कैलकुलेशन करी जा रही है। और मुझे लगता है एक अच्छा कदम है। जो लोग सरकारी एम्प्लॉय जिन्होंने नौकरी ये सोच के ज्वाइन की थी कि हमें तो लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी, हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी राहत आई है कि कम से कम अब हमको पेंशन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो उनकी नाराजगी थी, मैं ये नहीं कहता वो, हालांकि नाराज होने वाले तो तब भी होते हैं जिन लोगों को देखिए अब तो दिल मांगे मोर, विपिन आप जानते हैं जितना आ जाए उतना कम है। पर कंट्री सर ये जो मिनिमम एश्योरेंस है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे है, जो इसको ओपीएस के बहुत नजदीक ले जाके खड़ा कर देता है। बिल्कुल सही कि ओपीएस के काफी नजदीक आ गए। दर्शकों की सहूलियत के लिए थोड़ा बता देता हूं कि न्यू पेंशन स्कीम आखिर लाई क्यों गई थी। तो एक कैलकुलेशन लगाया गया था सरकार की तरफ से, और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब आई थी, और वो ये था कि सरकार के ऊपर जो बोझ था पेंशन का वो इतना ज्यादा हो चला था, तो रिफॉर्म लाने के लिए कि भाई कितना बोझ वहन करेगी, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है और वो सरकारी खजाने पे बहुत भारी था, तो इसलिए लेकर आए थे कि थोड़ा सा उसमें एक पैरिटी लेकर आए। अब बस ये नए और पुराने वाले में एनपीएस तो देखिए इसमें से गायब भी हो गया, लेकिन पुराने और नए के मुकाबले एक ही चीज रह गई है कि वो है कि सरकार पहले 100% कंट्रीब्यूट करती थी, अब आपका भी कंट्रीब्यूशन इसमें शामिल है, थोड़ा हिस्सा वो आपसे भी ले रही है, लेकिन बाकी की सारी चीजें कोशिश की गई है कि पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही आपको दी जाए, जो शरद जी ने अभी आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। शरद जी, एक पॉइंट जो लक्ष्मण ने अपने पूरा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन था उसमें हमें समझाया, उसमें एक चीज थी, आप मुझे थोड़ा क्लेरिफाई करें। वो कह रहे थे ओपीएस में बेसिक प्लस डीए का 50% और मिनिमम 20 साल की नौकरी, यहां पर मिनिमम 25 साल की नौकरी है और बेसिक का कम से कम 50%। उन्होंने इसमें जोर भी दिया कि ये मिनिमम है, तो क्या इसका कोई मैक्सिमम एंड भी होगा? विपिन, मुझे नजर लगता नहीं है कि ये इसका आगे होगा, क्योंकि जो 50% औसतन जो आपकी आखिरी 12 महीने की सैलरी होगी, मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है, तो 50,000 को और फिर 55,000 हुई, फिर 60,000 हुई, साल में बढ़ती रहती, घटती तो नहीं है सैलरी, तो उसका औसत निकाला जाएगा। उस औसत का मान लीजिए वो औसत किसी की सैलरी 50 और 60,000 के बीच में साल में थी, यानी कि 50 हुई, फिर 55 हुई, किसी रिवीजन की वजह से 60 हो गई, तो औसतन मान लीजिए 55,000 आती है, तो उस 55,000 का आपको 50% यानी कि 27,500 रुपए आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कम से कम मिलेगा। हालांकि वर्ड वहां पर आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, वर्ड कम से कम इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब सरकार ने ये गुंजाइश छोड़ी है, फिलहाल तो मैं नहीं कहता कि ये होगा, पर सरकार ने गुंजाइश छोड़ी है कि अगर जरूरत पड़ती है और ऐसा नजर आता है कि बाकी के जो आंकड़े हैं बहुत बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। पर फिलहाल के लिए लोग यही समझे कि ये 50%। और एक और इसमें विपिन बहुत जरूरी बात समझने वाली ये है कि आप एनपीएस को, आपने हालांकि कहा कि उसमें सब कुछ ना है, पर एनपीएस को चूज करने का हक अभी भी है। पर मेरा ऐसा निजी तौर पर मानना है कि बहुत कम एम्प्लॉइज अब ऐसे होंगे जो आज भी इस ऐसे हालात में 50% को चूज कर एनपीएस को चूज करना चाहेंगे। लाजमी बात है, जहां आपको अश्योर्ड रिटर्न आ रहा है आप उसको चूज करेंगे। हालांकि कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा निवेश होता है म्यूचुअल फंड्स में, और जो निवेश से बहुत अच्छी कमाई कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ऐसे फंड्स में डालने से वाकई में बहुत अच्छा रिटर्न आता है। शायद चंद लोग हों जो कि एनपीएस को अब भी चूज करें। पर आपका, मुझे पता है आपने आगे सवाल पूछना जरूर है कि क्या अभी भी कुछ सवाल था, मैं पूछने ही जा रहा था आपसे कि क्या कोई ऐसा सिल्वर लाइनिंग है जिसके लिए आप एनपीएस को भी चूज कर सकते हैं? बिल्कुल था मेरे मन में सवाल। बिल्कुल, मुझे लग रहा था आप पूछेंगे, तो मेरे हिसाब से उनकी गिनती बहुत कम रह जाएगी। शायद 2-4% लोग होंगे जो अब भी एनपीएस को चूज करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको पता होगा जो एनपीएस स्कीम पे, मुझे याद है हमने और आपने शो कुछ किए थे कंज्यूमर अड्डा में ही, और हमने बहुत खोल के एनपीएस को बताया था कि आपका ही निवेश है वो लगाया जाएगा, कुछ गारंटीड रिटर्न नहीं है, और वो जिस हिसाब से मार्केट फोर्सेस चलेंगे, अगर डेट मार्केट में है तो डेट मार्केट का, इक्विटी में है तो इक्विटी में, उस हिसाब से चले। तो मुझे लगता है आप जो रिटायर्ड व्यक्ति है विपिन, उसको अश्योर्ड वर्ड बहुत अपनी तरफ खींचता है कि अगर मुझे कुछ अश्योर्ड मिल रहा है, क्योंकि उस उम्र में क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहते, आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, तो अगर मुझे अश्योर्ड मिलता है तो मैं फिर एनपीएस को नहीं चूज करूंगा। तो मुझे लग रहा है 2-4%, हालांकि अभी बहुत जल्दी है कहना, पर 2-4% लोग रह जाएं एनपीएस में तो रह जाएं, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग अब एनपीएस में रहना चाहेंगे। ये यूपीएस जो है रामबाण का काम करेगा, और ज्यादातर लोग जो है अब यूपीएस में मूव कर जाएंगे। और ऑप्शन भी दी गई है, आपको पता है, अब तो 2004 के बाद के जिन लोगों को एरियर्स की भी ऑप्शन दी गई है। तो मुझे लग रहा है पहले भी जिन लोगों ने एनपीएस चूज कर लिया है,
वो लोग भी आपको यूपीएस में आते दिखेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा ये आंकड़े सामने आएंगे तो आप देखेगा, और सीएनबीसी आवाज मुझे जरूर ट्रैक करेगा इसको, कि वो लोग आपको धीरे धीरे यूपीएस की तरफ मूव करते दिखेंगे, क्योंकि मुझे स्कीम बहुत ही लुभावनी लगती है और बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आती है। जो शिकायतें थी एनपीएस से, मुझे लगता है काफी हद तक वो शिकायतें नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों, इतिहास में पहली बार आपने न सुना होगा न आपने कभी देखा होगा, परंतु इतिहास में पहली बार कर्मचारियों के हित कल्याण के लिए ऐसा होना जा रहा है। आप जानते हो कि 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चिंता का विषय बन चुका है, वो है ओल्ड पेंशन बहाल पर। तो आनन फानन में, जल्दीबाजी में प्रधानमंत्री जी क्या चिंता में थे कि 24 अगस्त 2024 को जेसीएम के साथ में मीटिंग करने वाले हैं लोक कल्याण मार्ग पर। और आप जानते हो कि 2024 में 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 2 राज्यों के चुनाव की डेट डिक्लेयर भी कर चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा क्या सरकारों का सिर दर्द बन चुका है, ओल्ड पेंशन बहाल करो। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा एक विषय है कि नरेंद्र मोदी जी जो कर्मचारी साइड कमेटी के मेंबर के साथ में मीटिंग करने वाले हैं, इस मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला क्या होने वाला है। मेंबर कमेटी के सदस्य हैं, उनको भी पता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अचानक हमारे साथ में मीटिंग कैसे कर रहे हैं, क्या कारण है। तो परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि 3 विषयों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो सकती है, कि 8वां पे कमीशन पर सबसे बड़ी चर्चा हो सकती है, एनपीएस में सुधार होगा, या फिर तीसरी बात यह है कि ओल्ड पेंशन बहाल होगी। अब कर्मचारी जानता है कि कर्मचारी क्या लेना चाहता है, कि जो बुढ़ापे की लाठी है ओल्ड पेंशन बहाल कर दो, वही हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी दौलत है। तो दोस्तों, जो जेसीएम की मीटिंग है, इसमें बहुत ही बड़ा निर्णय होने वाला है। नहीं तो इतना जल्दी में, या फिर आपको 2 दिन का समय कैसे दे सकते हैं, 2 दिन के अंदर ही स्वयं प्रधानमंत्री जी जेसीएम के मेंबरों के साथ में मीटिंग करने जा रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है बदलाव ये राज्यों के चुनाव से पहले। ऐसा आपको लगता है, या फिर आपको कुछ संभावना है कि इस मीटिंग में क्या निर्णय निकल कर आएगा? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आप बताइए कि इस मीटिंग में यह निर्णय होगा। पहला निर्णय एनपीएस में सुधार होगा या नहीं होगा, या 8वां पे कमीशन आएगा, या फिर तीसरा निर्णय ओल्ड पेंशन बहाल होगी। दोस्तों, अभी राज्य जो है उसमें 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 2 राज्यों की चुनाव की डेट डिक्लेयर कर चुके हैं, जिसमें हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में। हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव का रिजल्ट भी 4 अक्टूबर 2024 को आने वाला है। तो कुछ ना कुछ नरेंद्र मोदी जी को चिंता का विषय बन चुका है कर्मचारी, इसलिए कर्मचारियों के साथ में मीटिंग के लिए तैयार हो गए हैं और मीटिंग करने जा रहे हैं। तो आप सोच विचार कर सकते हो दोस्तों। उधर अगर देखें तो विजय कुमार बंधु जी रात में भी कैंडल मार्च कर रहे हैं ओल्ड पेंशन के लिए और कर्मचारियों के हक के लिए। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे देश में कर्मचारी ही नहीं, कर्मचारियों के साथ में स्टूडेंट जनता भी साथ लग चुकी है। और नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी या सभी पार्टियां जान चुकी है कि जो पार्टी कर्मचारियों के साथ देगी, जो सरकार कर्मचारियों का साथ देगी, जो पार्टी या सरकार ओल्ड पेंशन बहाल करेगी, वही पार्टी फाइनल में विजय होगी। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ इस जेसीएम का निर्णय जरूर निकलेगा, जेसीएम मीटिंग में निर्णय जरूर निकलेगा, क्योंकि वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन जी ने जो बजट पेश हुआ था उससे पहले मीटिंग की गई थी, वो बजट में उसका कोई साफ नहीं था और ये कहा गया कि हमारी जो कमेटी है वो निर्णय करेगी और कुछ ना कुछ संशोधन होगा। परंतु अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ, कर्मचारियों को कोई भी मतलब खुशी का माहौल मिला ही नहीं है, खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। और ये कहा गया कि कुछ कर्मचारियों के लिए ऐसा कहा गया है कि ओल्ड पेंशन तो नहीं मिलेगी, परंतु हो सकता है एनपीएस में संशोधन कर दे। परंतु कर्मचारी ये बोल रहा है कि हमको एनपीएस में संशोधन नहीं चाहिए, हमको हूबहू ओल्ड पेंशन चाहिए। ये कर्मचारियों के संगठन की बदौलत है, ये कर्मचारियों की आपकी हक की लड़ाई की बदौलत है। अगर आप हमेशा लड़ते जाओगे तो आपको जरूर एक दिन आपका हक मिलेगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।